नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी न्यूज प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग। 27 दिसंबर के बोधी समाचार संक्षिप्त व सारगर्भित विश्लेषणों में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज का काम शुरू करते हैं। बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल brings to you बोधी न्यूज on a regular basis for your individual enhancement. Remember, this is copyrighted content only for individual use by viewers. No commercial use by any institution allowed. No referencing, no plagiarism. If you come across any such misuse, please inform us on the mobile number or the email ID mentioned. किसी भी प्रकार का हमारे कंटेंट का व्यवसायिक दुरुपयोग यदि आप किसी भी संस्थान या व्यक्ति द्वारा देखें तो हमें आप तुरंत सूचना दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Brought to you by PT Education and PT's IS Academy. We will now take up 4 amazing editorial articles from some of these newspapers on a rotation basis. Remember, the playlist of all the Bodhi News videos is separately available. All Bodhi News Shrutis, that is the audio files, are available, and the free content PDFs bilingual हिंदी एवं अंग्रेजी में द्विभाषी सामग्री हर सत्र की अलग से उपलब्ध है। कहाँ ये सब उपलब्ध है? यहाँ हमारी वेबसाइट बोधी न्यूज पर news.bodhibooster.com पर आइए और यहाँ किसी भी दिन का एनालिसिस आप ओपन करें। इसमें आपको सब कुछ वेबसाइट पे मिलेगा, उस दिन का वीडियो एनालिसिस, ये बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट और फाइनली डाउनलोडेबल फ्री पीडीएफ। यहीं आपको ऑल न्यूज वीडियोस की ये जो लिंक ऊपर दिख रही है, ये मैंने ओपन कर ली। Whenever you want to revise in one long shot, this is the playlist which has all the free videos easily available. Whenever you are traveling and want to listen to the audios, here are the Shrutis. ये रहे बेहद खूबसूरत ऑडियो फॉर्मेट्स इतने हफ्तों के, तो आप अपने ट्रैवल टाइम का पूर्ण सदुपयोग कर सकते हैं। आई होप आपको हमारे ये सारे प्रयास पसंद आ रहे होंगे। हमें अवश्य कमेंट्स में बताते चलें। The 4 editorials for analysis today are Amazonian opportunity, nurture savings, a goods and services tangle and taking the call. हमारा हमेशा प्रयास होता है हम पूरी तरह से टॉपिक्स को भी मिक्स करते चलें। The first edit is from startups, Indian economy, entrepreneurship, world economy. हम न केवल इस लेख का विश्लेषण करेंगे, हम आपको उस विश्लेषण का भी एक विश्लेषण देंगे। नर्चर सेविंग्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, कंपनियां, समाज व संस्कृति, गुड्स एंड सर्विसेज टैंगल, इंडियन इकोनॉमी, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड फाइनली टेकिंग द कॉल, भारतीय सेना के पूरे ढांचे पर यह बेहद महत्वपूर्ण लेख। लेट अस बिगिन आवर वर्क। Amazonian opportunity is taken from domains of startups, Indian economy, entrepreneurship, world economy. इस टाइटल का अर्थ क्या है? अमेजोनियन यानी एक बहुत विशाल नदी और एक बहुत विशाल कंपनी, दोनों से संदर्भ है। अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका, अवसर, एक विशाल अवसर। यह है वो मूल लेख जिसे आप अपना स्वयं का अखबार खरीद कर पढ़ें। यह है हमारा विश्लेषण। सबसे पहले क्विकली 1 मिनट में इस बेहद संवेदनशील मुद्दे का सारांश। दिस इज द सेंसिटिव इशू, हियर इज द कंप्लीट समरी ऑफ दिस सेंसिटिव इशू। Recently, some of the top startups of India, which have now become unicorns, more than $1 billion in valuation, some of them several $billion in valuation, they express concern, especially Flipkart and Ola CEOs, founders, that American companies are simply swamping the market with their deep pocket capital. Thereby, they will destroy us. India must protect us. Immediately, the liberal lobby of India started shouting against Flipkart and Ola. On the face of it, it sounds perfectly okay. Yes, Flipkart and Ola have gone mad and they are asking for state protection in a corporate capitalist market economy. But there is much more to this issue than वारंटिंग एन इमीडिएट रिएक्शन लाइक दिस। जैसे ही फ्लिपकार्ट और ओला के मालिकों ने, फाउंडर्स ने, सीईओज ने हाल ही में ये मांग की कि अमेरिका और चीन के बहुत गहरे पॉकेट्स वाली कंपनियां भारत में घुस रही हैं, खासतौर पर अमेरिका, अमेजन की तरफ इशारा था और उबर की तरफ,
और वो तो भारतीय कंपनियों को समाप्त कर देंगी, न्यू एज कंपनीज, इंटरनेट कंपनीज। तो अचानक से बहुत सारे लेखकों ने इनकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। हमें लगता है हमें धज्जियां उड़ाने में इतनी जल्दी अभी नहीं करनी चाहिए। हमें दुनिया भर में दूसरे देशों ने क्या किया, विशेषकर चीन ने खुद की कंपनियों के साथ, इसे समझे बिना भारतीय कंपनियों की आलोचना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन पहले हम देखें ऑथर क्या कहना चाहती हैं। The author compares recent statement by Flipkart and Amazon CEO and makes a simple and direct argument. ऑथर का आर्गुमेंट क्या है, तर्क क्या है? Indian entrepreneurs should not be scared of deep pockets of foreign companies, rather they should rapidly innovate. भारतीय उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर्स विदेशी कंपनियों के भारी पूंजी भंडारों से घबराइए मत, बल्कि इनोवेशन कीजिए, नव प्रवर्तन कीजिए, नवाचार कीजिए। अमेजन स्टार्टेड बाय सेलिंग बुक्स। अब ऑथर बताती हैं अमेजन की यात्रा क्या रही। ठीक है भैया, देखते हैं। री इन्वेंटेड इटसेल्फ एट एवरी स्टेप। अमेजन नाम की कंपनी जेफ बीजोस नाम के एक डायनामिक व्यक्ति के नेतृत्व में पिछले 20 सालों में हर कदम पर खुद को बदलती रही। स्टार्टेड सेलिंग अ लॉट मोर स्टफ, अलग अलग चीजें किताबों के अलावा। एंड फाइनली आज स्टार्टेड सेलिंग कन्वीनियंस टू कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। अब ये क्या चीज है भाई, कन्वीनियंस कैसे खरीद सकते हैं? यहां पे इशारा अमेजॉन वेब सर्विसेज की तरफ है। तो अल्टीमेटली अमेजन एक किताब बेचने वाली इंटरनेट कंपनी से आज सुविधा बेचने वाली इंटरनेट कंपनी बन गया है। जिन लोगों ने भी कभी भी थोड़ा सा भी इस्तेमाल अमेजन वेब सर्विसेज AWS का किया है, वो इससे सहमत होंगे। Personally, we would agree because we use Amazon Web Services and we know the kind of humongous infrastructure Jeff Bezos' company Amazon has created is a threat to almost every other internet company. In fact, Google and Microsoft also have created their own cloud servers to compete with Amazon, लेकिन अभी उस दौड़ में वो बहुत पीछे हैं और भारत का तो कहीं नाम ही नहीं है। भारत की सारी सरकारें सुप्तावस्था में हैं, सब सरकारें सो रही हैं भारत की। उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं है कि भारत का पूरा इंटरनेट का भविष्य हम कटोरे में रख के या एक सुंदर सी सोने की प्लेट में रख के ये सब चीनियों और अमेरिकनों को परोसते चले जा रहे हैं। ये ऑथर भी इस बात को नहीं समझ रही, ऐसा हमें लगता है। आप हमारे विश्लेषण से असहमत भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Rapid new innovations are coming. Amazon Go, basic grocery store without cashier, build automatically. ऑथर ये सब कह रही हैं और ये तर्क इनका बिल्कुल सही है। Indian companies like Flipkart and Ola, why don't they innovate so rapidly? Why don't they? Good question. We will tell you why don't they. So Amazon is a giant thinking like a startup. तो Amazon एक भीमकाय कंपनी है जो एक स्टार्टअप जैसे निम्बली सोचता है। बहुत अच्छा है, ये पॉइंट भी सही है। Flipkart innovated the cash on delivery model in India. फ्लिपकार्ट ने भारत में एक बहुत बड़ा इनोवेशन किया, जो ये ऑथर एग्री करती हैं, हम भी करते हैं। फ्लिपकार्ट कैश ऑन डिलीवरी मॉडल भारत में लेकर आया था, जो भारत की तब की व्यवस्था के लिए 2008, 9, 10, 11 के लिए बिल्कुल सही था। लोग बिना भरोसा किए हाथ में फिजिकल प्रोडक्ट देखे बिना पैसा देना नहीं चाहते थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के डीमोनेटाइजेशन में कैशलेस आने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि COD मॉडल ही खत्म हो जाएगा। हो भी जाएगा, नहीं भी हो जाएगा, बीच का रास्ता निकलेगा। पॉइंट ऑफ सेल मशीन लेके डिलीवरी बॉय जाएगा और कैश की जगह कार्ड से स्वाइप करवाएगा। यही होगा ना फाइनली। Uber is another game altogether. It is creating a world of driverless cars, finally, with few vehicles and more shared drives. अब ये कहती हैं कि ओला ऐसा क्यों नहीं सोचता जैसा Uber सोच रहा है, आप ड्राइवरलेस कारें बनाओ, शेयर्ड कार्स करो, वगैरह वगैरह। सवाल बहुत अच्छा है, ओला ऐसा क्यों नहीं सोचता? हम बताएंगे हमें क्या लगता है वो ऐसा क्यों नहीं सोचते। तो 7वें पॉइंट में ये कहती हैं इंडियन कंपनी शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन हाइकिंग द वैल्यूएशंस बट ऑन बिजनेस इनोवेशन। ये क्रिटिसिज्म भी कुछ हद तक सही है। द ऑथर इज करेक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट व्हेन शी सेज दैट इंडियन कंपनीज एंड द CEOs and founders are more busy hiking the valuation because of course there's a personal interest involved and there's an interest of all the existing stakeholders involved as well, but they are not that focused on innovation. इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इंडिया truly speaking is not an innovation friendly country at all. आज भी ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं भारत में, 21वीं सदी, नॉलेज इकोनॉमी, इंटरनेट इकोनॉमी, कैशलेस। कितना इनोवेशन वाकई में भारत में बैठे भारतीयों की भारतीय कंपनियां कर पाती हैं? बहुत कम, क्योंकि पूरी व्यवस्था इसके खिलाफ खड़ी है। एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एंटायर टैक्सेशन सिस्टम, एंटायर गवर्नमेंट सिस्टम। सरकार को यह सवाल खुद से पूछना चाहिए,
आपने व्यापार और व्यवसाय और उद्यमियों के लिए ऐसी कौन सी आसान रास्ते तैयार करके दिए कि लोग भारत में रुक के इनोवेशन करना चाहें? अरे बड़ी कंपनियां, इंटरनेट कंपनियां अपने हेड ऑफिस तो सिंगापुर में बना रही हैं, क्योंकि भारत में टैक्सेशन का आता पता नहीं कल को कौन सा कानून बदल जाए। ये सुनने में बहुत कड़वा लगेगा। मैं आपको केवल पिछले 3 वर्षों में मेरे पढ़े लेखों का सार बता रहा हूं। इंडिया, if it really wants innovation, we have to do a complete rethinking of our entire systems, administration, taxation, और एक तो मैंने अभी छुआ ही नहीं है, जुडिशरी। अब आप बोलेंगे इसमें जुडिशरी यानी न्यायपालिका कहां से आ गई? जब आप एक नया इनोवेशन करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं और यदि कोई बदमाश उसे चुरा लेता है और अपनी कंपनी में लगा लेता है, आप उस पर केस करेंगे। उन केसेस का बरसों तक भारत की व्यवस्था में कुछ होता ही नहीं है, तब तक बिजनेस की रियलिटीज बदल जाती हैं। तो हमें आज भारत के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा यह खड़ा है। इफ वी रियली वांट टू ओन द 21st century, which seems to be the goal, stated goal of many of our political leaders, we need to do a fundamental restructuring, not just tinkering. एक यहां हिला दिया, एक नट बोल्ट वहां रख दिया, कुछ भी नहीं होना है उससे। आपको पूरी व्यवस्था जड़ से बदलनी पड़ेगी। अब क्या हम ये वाकई अगले कुछ सालों में कर पाएंगे? ये इस लेख से हमें एक सवाल उठाने का, समझने का बहुत बड़ा मौका मिल गया है। ऑथर ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी वेटिंग विच इज द इंडियन रूरल मार्केट। भारत में ग्रामीण बाजार एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिस पर भारत के इंटरनेट महारथी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। बट दैट इज द प्रॉब्लम विच यू शुड बी सॉल्विंग। आफ्टर ऑल, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। इफ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आप एक तरफा खेल बना सकते हैं तो आप भारत के अमेजन बन जाएंगे, या एक दिन ऐसा भी आ सकता है अमेजन को भारत का फ्लिपकार्ट कहा जाए। Our analysis of this analysis, जो मैंने अभी तक बोला वो फिर से लिख के बता देता हूं। This is a simplistic, globalization friendly, assuming the world is a fair place, overlooking Chinese approach to the same problem, not feeling any need for Indian champions even through state patronage, काइंड ऑफ एन एनालिसिस। ये एक बिल्कुल टिपिकल भारतीय एनालिसिस है। जो भारत में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, टोटली वेस्ट फ्रेंडली, वो ये सोचने में भी घबराते हैं कि भारत की कोई कंपनी कल को अमेजन को बीट कर देगी। हमारे यहां ये सोच ही नहीं है। एक बात तो हम बहुत अच्छे से समझ लें, ये सोच केवल सरकारी स्तर से ही भारत में आ पाएगी। देखिए, अब आप इस बात से मेरी आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये क्या बात हो गई सरकार। अरे ऐसा होता तो इन्फोसिस और टीसीएस अभी तक इंटरनेट जायंट्स खड़े कर चुके होते ना। 100 बिलियन डॉलर की ये कंपनियां हैं, 50-50 बिलियन, हु इज स्टॉपिंग देम? It is very obvious. They are very smart people. They know that in services, they are going to make more money in a more stable way. They just do not want to get into the disruptive extra value creation. अरे भाई आप ही आ जाओ। तो इसका मतलब जब तक भारत सरकार नेशनल चैंपियंस को प्रमोट नहीं करेगी, जैसे चाइना ने किया, चाइना ने गूगल का ऑल्टरनेटिव बना दिया, फेसबुक का बना दिया, ट्विटर का बना दिया, उबर का बना दिया, सबका बना दिया। ऑल्दो कई लोग ऐसा बताते हैं, मैं लोगों ने जो एनालिसिस दी है उसका भी आपको सार बता दूं, टू कीप इट अनबायस्ड एंड बैलेंस्ड, दैट इन चाइना द चाइनीज सिटीजन्स कैन इजीली यूज फेसबुक एंड गूगल यूजिंग अ वीपीएन। perfectly fine. Point is not that. The point is China at least created its own champions. In India, we are not even thinking about it. तो 10 साल बाद जब हाथ से सारे बाजार हमारे निकल चुके होंगे, तब रोने से क्या होगा। इस पर यदि आपको एक और बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ना है, पॉइंट 9 के नीचे जो मैंने बताया है, आप हमारे ब्लॉग पर आएं, brightsparks.pteducation.com। यहां पर ये सर्च में आप डिजिटल इंडिपेंडेंस टाइप करें तो आपको ये आर्टिकल्स दिखेंगे। इसमें ये दिस इंडिपेंडेंस डे कॉल फॉर डिजिटल इंडिपेंडेंस नाम का आर्टिकल दिखेगा। इसे गहराई से पढ़िएगा। ये है वो कंप्लीट आर्टिकल। फॉर दोज हु रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस इशू एज टू हाउ इंडिया इज पॉसिबली कंप्लीटली लूजिंग आउट ऑन द मार्केट्स ऑफ द फ्यूचर, you are welcome to go through this. I hope the point has been made. तो हमने बहुत गहराई से आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव दे दिए। And as we said, as a free citizen, develop your own point. You may completely disagree with this author or with us. No problem. But have your own solid point. Possible exam questions. आइए इस पर अब कुछ संभावित प्रश्न देखें। Where do Indian analysts usually go wrong while comparing Indian and American companies like apples to apple? जब हम सीधे सीधे तुलना पर उतर आते हैं तो भारतीय और अमेरिकी कंपनियों की सीधी तुलना करने में भारतीय विश्लेषक कहाँ गलती कर देते हैं?
इसका जवाब अभी हमने दिया था। What 5 steps should the government take to make genuine innovation a reality in India? भारत सरकार ऐसा क्या करे कि वास्तविक नव प्रवर्तन, नवाचार या इनोवेशन भारत में होने लगे? ऐसे 5 कदम बताइए। I hope this is clear. So this takes care of a very important issue, Amazonian opportunity, that is, how should Indian internet companies now really do going forward? डीमोनेटाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी, इन सब को साथ में समेटे हुए एक टॉपिक है नर्चर सेविंग्स। हम आपको इसमें कुछ बहुत जबरदस्त इंसाइट देंगे। दिस वॉज द ओरिजिनल टॉपिक। काइंडली परचेज योर ओन कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर एंड रीड इट। हियर इज अवर एनालिसिस ऑफ द सेम। हाइक नर्चर सेविंग्स यानी बचत को बढ़ावा दीजिए। हाइकिंग टैक्सेस ऑन मार्केट प्रॉफिट्स इज अ बैड आइडिया व्हेन इकोनॉमी नीड्स अ बूस्ट। जब आप बाजार में, स्टॉक मार्केट इत्यादि में निवेश करके लाभ कमाते हैं, यदि सरकार उस पे लगने वाले करों में बढ़ोतरी कर देगी तो अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो जाएगा। ये पूरा आर्टिकल निकला है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिसंबर 2016 के आखिरी हफ्ते में अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए एक वक्तव्य के कारण, जिससे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स और बड़े प्लेयर्स को भारी डर सताने लगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स तो सरकार नहीं ला रही इस पे। उसमें से ये सब विचार निकले हैं। तो ये तो था तात्कालिक। दिस वॉज द इमीडिएट इंसिडेंट विच एक्चुअली प्रॉम्प्टेड द न्यूज़पेपर्स टू राइट ऑल दिस, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द लास्ट वीक ऑफ December 2016 had indirectly hinted, which later on he said through Arun Jaitley, that no, we have no such plan, that perhaps the profits earned through market investments may be taxed using long-term capital gains tax. Later on, government retracted that statement. लेकिन एक अच्छा मौका है इसके थ्रू दूसरे बहुत बड़े इश्यूज को समझने का। ध्यान से देखिए। द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एनी गवर्नमेंट इन इंडिया हैज टू बी टू अलाउ इंडस्ट्री एंड बिजनेस टू ग्रो एंड कलेक्ट्स इट्स शेयर विच इज टैक्सेस आउट ऑफ दैट ग्रोथ रादर देन ट्राई टू मिल्क एवरीवन फास्ट। भारत में किसी भी सरकार का दीर्घावधि का लक्ष्य ये होना चाहिए कि व्यापार और उद्योगों को बढ़ने दें और उन्हें तुरंत ही उनका पूरा जूस चूस कर शुष्क कर देने के बजाय उस वृद्धि से अपना हिस्सा इकट्ठा करें। अदरवाइज उनकी मौत हो जाएगी, उनके पास इन्वेस्टेबल फंड्स ही नहीं बचेंगे। ये कहने का मतलब है डीमोनेटाइजेशन वाज अ शॉक टू एवरीवन, स्पेशली बिजनेसेस। नाउ न्यू वरीज हैव अराइव्ड। अब विमुद्रीकरण से वैसे ही भारत के सभी सेक्टर्स को शॉक लगा है। गवर्नमेंट ऑब्वियसली इससे पूरी तरह से डिसएग्री कर रही है। भारत सरकार ने ये बिल्कुल साफ मना कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ यू कैन अग्री और यू कैन डिसएग्री। ये दो पक्ष बन गए हैं भारत में अब। Investors are worried that LTCG, long-term capital gains tax, may be imposed on profits from stock market. This can spook investors and destroy whatever positive sentiment is left. अब ये तो खतरे की घंटी है कि यदि दीर्घावधि का लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ कर अधिरोपित कर दिया गया तो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो भी थोड़ा बहुत सकारात्मक भावना बची थी वो भी तबाह हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ओल्ड इंडिया वॉज सोशलिस्ट, टुडेज इंडिया इज अ टफ प्लेस फॉर बिजनेस। अब ये बहुत बड़ा पिटारा खुलने वाला है। ओल्ड इंडिया वॉज सोशलिस्ट 1947 के बाद, 1951 के बाद 1991 तक पंडित नेहरू द्वारा जो पूरी व्यवस्था लाई, जिसे बाद में दूसरे प्रधानमंत्री ने अपने अपने स्वरूप में आगे बढ़ाया, वो समाजवादी व्यवस्था थी। उसने भारत की अर्थव्यवस्था का कई क्षेत्रों में तो फायदा किया, बड़े बड़े पीएसयूज बने, और कई क्षेत्रों में पूरा कबाड़ा कर दिया। वो एक अलग ही मुद्दा है। वी आर ट्राइंग टू हिंट एट व्हाट नरसिम्हा राव डिड। अंततः 1991 में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस सरकार आई और उसने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी लाया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है। आज का भारत 1991 के 25 सालों बाद भी व्यापार, व्यवसाय, उद्यमों के लिए बहुत कठिन जगह है। क्यों कठिन है? एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं है, जुडिशरी का सपोर्ट नहीं है, टैक्सेशन व्यवस्था का सपोर्ट नहीं है। ये सब मुद्दे बार बार उठाए जाते रहे सभी बिजनेसेस के द्वारा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड बैंक हर वर्ष व्यापार सुगमता सूचकांक जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इज इशूड एवरी ईयर बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हियर इज द लेटेस्ट रैंकिंग। भारत 130 नंबर पर है।
स्टार्टिंग, ये उसकी क्यूमुलेटिव रैंक है। अब ये अलग अलग रैंक से मिलके बनता है। स्टार्टिंग का बिजनेस में 155, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स में 185, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छा हो गया अब 26। ऐसी एक लंबी सूची है जिसका एवरेज है 130। तो 130 तो अच्छा रैंक नहीं है ना। साउथ एशिया में क्या स्थिति है? भूटान 73, अफगानिस्तान 183, इनके बीच में है भारत। टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं? स्क्रीन पे देख लीजिए। न्यूजीलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, हांगकांग, ये टॉप 4 हैं। सो वी कैन नाउ कंपेयर दैट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समझ में आ गया। अब आप में से कई छात्र हमसे लगातार संपर्क करते हैं, तो हमें यह पता है कि कुछ बहुत सिंसियर बच्चे ये सब देख रहे हैं। आपके लिए खुशखबरी, इफ यू वॉन्ट टू डू मोर रिसर्च ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्लीज गो टू द वेब लिंक बोधि रिसोर्सेस। ये है वो वेब लिंक, स्क्रीन पे दिख रही है, bodhibooster.com/p/bodhiresources.html। इस पेज पर जिसका नाम है बोधि रिसोर्सेस, ये पूरी लिंक ध्यान से करके टाइप करके जाइएगा। यूजफुल रिपोर्ट सेक्शन खोल लीजिए। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2016 की पूरी रिपोर्ट और 2017 की पूरी रिपोर्ट, ये पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमने वर्ल्ड बैंक की साइट से निकाले हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इससे जो लोग एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हैं, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। कंपैरिजन विद द यूएस, अब ये अमेरिका से भारत का कंपैरिजन होता है। मोर सोशलिस्ट एंड इंडिया इज, अमेरिका भारत के मुकाबले ज्यादा समाजवादी है, सोशल सिक्योरिटी नेट की तरफ इशारा है, बट इट इज मोर बिजनेस फ्रेंडली, लेकिन वो व्यापार के लिए ज्यादा अनुकूल है, इसीलिए तो दुनिया का सेंटर है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इज नॉट अप्लाइड इन सर्टेन कैटेगरीज। ठीक है। सिक्स्थ, फोकस शुड बी इंप्रूव इंडियाज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। अब हमने ये सारी देख ही ली थी अभी। ठीक है, और इसके डिटेल आप बोधि बूस्टर की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए इन केस यू वांट टू। Asian tigers pulled themselves out of poverty by high saving rates. India too has that, but we need to truly capitalize on it. बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एशियन टाइगर्स कौन थे? एशियन शेर कौन थे? या बाघ? टाइगर तो बाघ होता है, लायन होता है शेर। उच्च बचत दरों से खुद को 1970 और 80 के दशकों में गरीबी से निकाल लिया था। भारत के पास उच्च बचत की आदत तो है, लेकिन उसको सही ढंग से हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा विच वर द एशियन टाइगर नेशंस एंड हाउ डिड दे डू इट। ठीक है। सॉलिड प्रोटेक्शन फॉर आवर पीपल्स सेविंग्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन, भारत में लोग जो घर में बचत करते हैं मुद्रास्फीति के विरुद्ध, उसमें लोगों को फायदा होता है शेयर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। तो आप उस पर अगर टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल लगाओगे तो लोग यहां इन्वेस्ट करना भी छोड़ देंगे। This is the long and short of the story. After 1947, we believe government should hold people's money and not competitive market. The result is visible. We are in a bad shape. And Modi ji himself has pointed this out often. 1947 के बाद भारत की सरकारों ने ये बिल्कुल एक साफ स्टैंड ले लिया कि पैसा सरकारों के हाथ में रहना चाहिए जनता का, कॉम्पिटिटिव मार्केट के थ्रू प्लेसमेंट के बजाय। तो आज नतीजा दिख ही रहा है। फाइनली डीमोनेटाइजेशन वाज अ कारपेट बॉम्बिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दे दिया इस अखबार ने कि विमुद्रीकरण तो भारत भर के व्यापार व्यवसायों पर एक जमीनी बमबारी थी, कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह नहीं थी। Hence now the budget 2017 must unleash animal spirits once again. आप हमें कृपया ये बताइए कि ये एनिमल स्पिरिट, इसका हिंदी में शाब्दिक ट्रांसलेशन क्या होगा? पाश्विक भावना। लेकिन दरअसल वो पाश्विक भावना नहीं होती है, वो होती है उद्यमिता की भावना। लेकिन हमने वो इसलिए लिखा है कि शाब्दिक से कई बार कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा, एनिमल स्पिरिट्स इज उद्यमिता की मूल भावना। आई होप दैट इज क्लियर। सो दिस was the edit on nurture savings. What kind of questions can appear in the exams? If companies are so worried about the fallout from demonetization, what should the government do to reassure them? What should it not do? यदि भारत की कंपनियों को वाकई में विमुद्रीकरण से इतनी चिंता हो रही है, तो भारत सरकार उन्हें आश्वस्त करने के लिए क्या करे और क्या न करे? Question 2. Will tax tinkering really help or do we need wholesale reforms? क्या भारत की कराधान व्यवस्था में छोटे मोटे परिवर्तनों से बात बन जाएगी या हमें आमूलचूल परिवर्तन चाहिए? I hope the issue at the most basic level is clear.
अ गुड्स एंड सर्विसेज टैंगल। अब हम देखते हैं जीएसटी से संबंधित एक मुद्दा। दिस टॉपिक covers all these areas. A goods and services tangle. Okay. The biggest tax reform in India post independence, the GST, is in the final stages now. भारत में स्वतंत्रता पश्चात हुआ सबसे बड़ा कर सुधार अब अपने अंतिम चरणों में आ चुका है, लेकिन आज 6 चीजें पेंडिंग है। तो ये एक बहुत अच्छा अपडेट करने के हिसाब से एक संपादकीय लेख है। 6 चीजें अब क्या पेंडिंग है। सबसे पहले 7 मीटिंग्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल हैव ऑलरेडी बीन डन एंड मोस्ट इश्यूज बट द ट्रिकीएस्ट हैव बीन क्लियर। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी परिषद, इसकी 7 बैठकें हो चुकी हैं और सबसे कठिन मुद्दों को छोड़ के बाकी के सारे मुद्दे क्लियर हो चुके हैं। जिन लोगों ने जीएसटी के बारे में अभी तक तकनीकी रूप से ज्यादा नहीं पढ़ा है, मैं समझ सकता हूं उन्हें इस विषय में दिक्कत आ रही है। आइए आपकी दिक्कत को दूर करते हैं। सबसे पहले आप आइए बोधि बूस्टर वेबसाइट पर और आपको इंडियन इकोनॉमी में या ऊपर ही एक टॉपिक दिखेगा, जीएसटी इंडियाज बोल्डेस्ट टैक्स रिफॉर्म। इसको खोल लीजिए। ध्यान रखें सब कुछ समानांतर हिंदी में उपलब्ध है। वस्तु एवं सेवा कर, भारत का सर्वोच्च कर सुधार, ये एक एग्जॉस्टिव आर्टिकल आपके लिए हमने तैयार किया है और इस विस्तृत बोधि में आप जो पढ़ना चाहें जीएसटी के बारे में आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। हिंदी में समानांतर उपलब्ध, इसे अवश्य पढ़िएगा। इसमें सारे सवालों के जवाब हैं आपके। तो ये मुद्दा निकला कहां से? इस तरह के लेखों को समझने के लिए उस तरह की बोधि पढ़ना बहुत आवश्यक है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण रिसोर्स आपको बता दिया जाए, इसमें ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग टॉपिक्स तो हमने इसमें कवर किए ही हैं। उसके अलावा यदि आप इस पर रनिंग अपडेट्स देखना चाहते हैं, ये रनिंग अपडेट्स की लिंक यहां मिलेगी। जब आप इसे खोलेंगे तो आप हमारे बोधि अपडेट्स के पेज पे जाएंगे, जिस पे फिलहाल हमने इन 5 बड़े मुद्दों पर रनिंग अपडेट्स उपलब्ध करा रखे हैं। एकदम सीरियस स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं। ये एक्स्ट्रा कंटेंट, ये फ्री है। ये रनिंग अपडेट्स के पेज पर ये 5 जो एकदम हॉट टॉपिक्स हैं, इन पे आज की तारीख में क्या क्या पढ़ने लायक है, न्यूज की हेडलाइन समराइज फॉर्म में यहां दे रखी हैं। अपनी कन्वीनियंस से जब भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो देख लीजिएगा। वी गेट बैक टू द इशू एट हैंड। बी, फॉर इनेबलिंग जीएसटी लेजिस्लेशन पेंडिंग। देखिए, जो संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट मेड जीएसटी अ रियलिटी, बट टू ऑपरेशनलाइज द जीएसटी नाउ इनेबलिंग लेजिस्लेशंस आर रिक्वायर्ड। यानी समर्थकारी जीएसटी कानून जो अलग अलग मुद्दों पे उसकी दरें तय करेंगे वगैरह। करंट ड्राफ्ट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट जीएसटी बिल्स हैव बीन क्लियर्ड, बिल्कुल ठीक है। डी, कंपनसेशन टू बी पेड एवरी 2 months एंड नॉट 3, ये भी तय हो चुका है। राज्यों को हर 2-2 महीने, 3-3 नहीं, उनका क्षतिपूर्ति का भुगतान होगा। क्षतिपूर्ति किस चीज की हो रही है? जो पुरानी टैक्स व्यवस्था थी उसमें राज्यों को टोटल जितना मिल रहा था, जीएसटी को रेवेन्यू न्यूट्रल बनाने के लिए बैलेंस हो गया कंपनसेशन। डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर टैक्स पेयर्स इज एन अनरिजॉल्व्ड इशू। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा बचा है वो है करदाताओं, यानी कि आप और मैं जो कंपनियां चला रहे हैं, लोग हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स देंगे, उन पर दोहरा प्रशासनिक नियंत्रण अभी भी अनसुलझा है। यह सबसे डिफिकल्ट इशू है, अल्टीमेटली सुलझेगा एंड वी होप इट इज रिजॉल्व्ड इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल मैनर। अदरवाइज कंपनीज के लिए कंपनियां चलाना और कठिन होते जाना है। मॉडल इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल इज पेंडिंग। अभी समेकित प्रारूप जीएसटी कानून बनाना बचा है। अब समय सीमाओं पर आ जाएं। 1 अप्रैल डेडलाइन इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नाउ। अब बहुत मुश्किल है। अनेक राज्यों का जीएसटी परिषद में यह कहना था आप 1 जुलाई से ले आइए, और किसी भी हालत में 16 सितंबर 2017 के बाद आ नहीं सकता, क्योंकि 15 सितंबर 2016 को संवैधानिक संशोधन पारित हुआ था जिसमें साफ लिखा है कि 1 साल के बाद पुरानी कर व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो उसके आगे आप डिले कर ही नहीं सकते, उसके पहले ही लाना है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यहां एक और मुद्दा आपको बता दिया जाए। सरकार द्वारा कानून बनाने मात्र से कुछ नहीं होता।
हजारों हजारों व्यवसायों, कंपनियों को अपनी आंतरिक प्रक्रियाएं ठीक करने के लिए सबसे पहले सरकार को कानून बनाने के बाद नियम बताने पड़ते हैं, बारीक नियम। तो कंपनियां अपनी व्यवस्थाएं ठीक करती हैं, उसी में 6 महीने लग जाते हैं। इट इज नॉट इजी। सो just the fact that the government has cleared things and the government has passed a law doesn't mean anything to the companies. The companies need to see the rules based on the laws, which themselves are very detailed. And then the companies need 3, 4, 5, 6 months to internally change their processes. Government should not forget it, otherwise it will be a huge issue for the companies to be compliant. Fourth, GST is a transaction tax, hence can be launched midway in a financial year also, rather than income tax. ये तो बिल्कुल साफ बात है. Fifth, Tamil Nadu and West Bengal have been asking for compensation due to revenue losses arising out of some demand post demonetization. विमुद्रीकरण के पश्चात मांग में आई भारी गिरावट से, अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में आई भारी गिरावट से हुई क्षति के कारण 2 राज्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को बोल रहे हैं क्षतिपूर्ति करो। इवन आंध्र प्रदेश हैज नाउ स्टार्टेड रेजिंग कंसर्न्स, जो पहले पूरी तरह एनडीए सरकार के फेवर में खड़ा था। एज ऑफ नाउ द सेंटर नीड्स टू यील्ड ग्राउंड एज मच एज द स्टेट्स नीड टू कोऑपरेट। बिल्कुल ठीक है। एंड फाइनली प्लीज गो थ्रू द डिटेल्ड बोधी ऑन जीएसटी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ध्यान रखिएगा, सब कुछ यहां आपके लिए जीएसटी की बोधी में, बोधी बूस्टर पर उपलब्ध है, इंक्लूडिंग रनिंग अपडेट्स, जिसकी लिंक आपको इसी में मिल जाएगी। चलिए, लेट्स सी सम पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट्स इज द जीएसटी लाइकली टू ब्रिंग? भारत में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम से किस प्रकार के परिवर्तनकारी अब प्रभाव दिखने लगेंगे? How will companies and businesses prepare themselves for GST? कंपनियां और व्यवसाय और उद्यमी अपने आप को जीएसटी के लिए कैसे तैयार करने वाले हैं? What are the major issues held up between the center and the states on the GST? जीएसटी मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच कौन से बड़े मुद्दे उलझे हुए हैं? I hope that is clear. The playlist of all Bodhi News videos is available on news.bodhibooster.com. The shrutis of all the Bodhi News videos यानी ऑडियो is available on news.bodhibooster.com. Free content PDFs bilingual are also available. हिंदी अंग्रेजी दोनों में बने हुए कंटेंट पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल हैं। पर्सनल लाइब्रेरी बनाइए। टेक द कॉल, अर्थात निर्णय ले लीजिए। बेहद खूबसूरत लेख जिसमें बहुत सारी लर्निंग्स हम तैयार करके लाए हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कांट बी डिलेड एनी लॉन्गर। भारतीय सैन्य सेवाओं में जो सबसे बड़ा उलझा हुआ मुद्दा 1 रैंक 1 पेंशन के अलावा यदि कुछ है, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस के अलावा तीसरा कुछ है, तो वो ये है। तो ये 3 मुद्दे भारत की सभी सेना और सशस्त्र बलों के सामने खड़े हैं। पहला ओआरओपी, दूसरा आधुनिकीकरण, और तीसरा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस पोजीशन का अभी तक तैयार नहीं किया जाना। आइए इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझें। कॉन्सेप्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सबसे पहले तो यह समझो कि रक्षा स्टाफ प्रमुख यह संकल्पना ही क्या है। इतिहास में चलो, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस। In India, the first recorded instance of a higher defense organization was in the empire of Chandragupta Maurya, which was spread from Kashmir to Karnataka, Kamrup to Kabul. भारत के इतिहास में उच्च रक्षा संगठन की पहली दर्ज घटना चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में थी, जो कश्मीर से कर्नाटक, कामरूप से काबुल तक फैला हुआ था। द मौर्यन वॉर ऑफिस इन द 4th century BC, आज से हम 2400 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। भारत की इतिहास और संस्कृति यदि सही रूप में भारत के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा दिया जाए ना, तो जितने लोगों को अपने भारतीय होने पर शर्म होती है, उन्हें सबको गर्व होने लगेगा। वो तो अंग्रेजों ने इतिहास को ऐसा तोड़ मरोड़ के किताबों में घुसाया कि भारतीयों को भारतीय होने पर शर्म होने लगी। लेकिन इस तरह की चीजें जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि भारत वाकई में विश्वगुरु रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली our education system seems to be least interested in bringing these factual stuff at the center stage of our learning process. उसकी सजा पूरे भारत के नेशनल कैरेक्टर में हम चुका ही रहे हैं।
द मौर्यन वॉर ऑफिस इन द 4th century BC was the combined headquarters for both the army and the navy. उस वक्त की सेना और नौसेना थी के लिए मौर्य का युद्ध कक्ष थल सेना और नौसेना दोनों का संयुक्त मुख्यालय था। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तब कोई इंग्लिश नहीं चलती थी भारत में। That was a nice point. It functioned under the commander in chief, had 6 boards, each of 5 officers. एक कमांडर इन चीफ होता था, यानी प्रधान सेनापति, और उसके नीचे 6 बोर्ड थे, 5 अधिकारी थे, और फिर वो बताता इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स वगैरह, ये आप अलग से पढ़ लीजिएगा। 7.5 लाख की आर्मी थी उस वक्त, आज से 2400 वर्ष पहले। और बाद में आए अनेक नई संस्कृतियां और नए देश हमें अक्ल सिखाने चले आए कि कैसे चलाए जाते हैं शासन। मजे की बात है। Second, post-independence, cut to the present. In 1947, the British system of one commander-in-chief for all 3 services was discarded. जब ब्रिटिश राज भारत में था तो एक सिंगल कमांडर इन चीफ का प्रावधान था, लेकिन आजादी के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। अभी देखेंगे ऐसा क्यों। ईच सर्विस केम टू हैव इट्स ओन कमांडर इन चीफ। प्रत्येक रक्षा बल का अपना एक कमांडर होने लगा, चीफ ऑफ स्टाफ। अब आ जाइए मेन मुद्दे पर। ये बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी था। देखिए, किसी भी विषय को टोटलिटी में समझा कीजिए, अदरवाइज आधी अधूरी जानकारी। In 1955, the nomenclature of the 3 chiefs was changed from commanders-in-chief to chiefs of staff, a meaningless and misleading change because the chiefs of staff are not part of the ministry, cannot take decisions on behalf of government, nor issue government orders. देखिए, भारत में civil administration and civil government is supreme. The army and the defense forces come subordinated to them. That's why our democracy is safe till date. भारत में नागरिक प्रशासन और नागरिक सरकार सर्वोच्च पद पर हैं, सशस्त्र बल हमेशा उनसे नीचे होते हैं, तभी भारत में लोकतंत्र बचा हुआ है। पाकिस्तान में इसीलिए समाप्त हो गया, पिछले कुछ वर्षों में फिर से आया है, वगैरह वगैरह, अनदर कॉम्प्लेक्स इश्यू। लेकिन 1955 में ये जो टर्मिनोलॉजी का चेंज हुआ, ये दरअसल इसलिए अर्थहीन रहा क्योंकि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के चीफ्स को सरकारी आदेश जारी करने का अधिकार तो कभी मिला ही नहीं, तो वो चीफ्स ऑफ स्टाफ कैसे हुए। 4th, ब्यूरोक्रेसी सुप्रीम। भारत में नौकरशाही सर्वोच्च है और सरकारी आदेश जारी करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स ही करते हैं। 5th, जस्ट अ फॉर्मेलिटी ऑफ इंटीग्रेशन। तो 1990 के बाद यह समझ में आने लगा कि जिस तरह पाकिस्तान और चीन से हमें नई नई चुनौतियां मिलने लगी थीं कि तीनों को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को बहुत इंटीग्रेटेड तरीके से हैंडल करना जरूरी था। दैट इज वाई द सर्विसेज हेडक्वार्टर्स वॉज इंटीग्रेटेड विद द MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड इवन द 3 SHQs आर रीडेजिग्नेटेड एज इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसीलिए पॉइंट 5 में जो बताया गया है वो हुआ। तीनों सेवा मुख्यालयों को भी रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय में लाया गया। बट देयर वॉज नो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इवन फॉर द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। इन 2001 अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेड CDS अब अपॉइंट कर दिया जाए, लेकिन 15 सालों में भी कुछ नहीं हुआ। तो जब अलग अलग विश्लेषक इसका विश्लेषण करते हैं तो वो बताते हैं कि CDS क्यों नहीं आया GOM के 2001 की अनुशंसा के बाद भी। फर्स्ट, टर्फ वॉर विद इन द आर्म फोर्सेस। ये तीनों अंगों के बीच आधिपत्य की लड़ाई चलती रहती है, विच इज वेरी नेचुरल। सेकेंड, फियर ऑफ मिलिट्री टेक ओवर। भारत में सेना कहीं डेमोक्रेसी समाप्त न कर दे, ये एक डर तो इनके मन में था ही, ऐसा कई एनालिस्ट ने बताया है। 8th, प्रिकॉशंस टू बी एक्सरसाइज, जेन्युइन अपॉइंटमेंट, नॉट पार्किंग ग्राउंड। अब डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में ये कहा है कि कुछ ही समय में CDS विल बिकम अ रियलिटी। If that is so, then number 1, हमें ये प्रिकॉशन रखना है, मेक इट अ जेन्युइन अपॉइंटमेंट, नॉट जस्ट अ पार्किंग ग्राउंड। ऐसा नहीं हो कि एक सीनियर को, बहुत ही सीनियर कमांडर है, उसको दूसरा सर्विस चीफ का पद ना मिल सका तो CDS बना के बिठा दिया, अधिकार नहीं दिए। फिर उससे तो अच्छा है कि ना किया जाए। प्रॉपर ट्राई सर्विसेज कमांड, ऑपरेशनली इंटीग्रेटिंग एवरीवन। सबको इंटीग्रेट करता हुआ ट्राई सर्विसेज कमांड हो। देखिए, आज अंडमान एंड निकोबार में भारत का ट्राई सर्विसेज कमांड है, लेकिन उसका मुखिया एक 3 स्टार जनरल है और तीनों सशस्त्र बलों के मुखिया 4 स्टार जनरल हैं, तो वो तो उनके नीचे ही हो गया। CDS में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं। वी नीड अ बेटर टीथ टू टेल रेशियो। बहुत अच्छा वर्ड है, इसे आप याद रखिएगा। टीथ टू टेल, सर्वांगीण अनुपात, दांत से पूंछ तक। दांत यानी जो लड़ रहा है आगे जाके, टीथ समथिंग दैट्स गोना बाइट,
एंटेल बैक एंड सपोर्ट, यानी जो पीछे से सपोर्ट मिल रहा है पूरी उसकी लॉजिस्टिकल मशीनरी. आई होप टीथ टू टेल रेशियो इज क्लियर. CDS विल लाइकली बी अ 4-स्टार जनरल और इनके नीचे 3 चीजें आएंगी: ट्राई सर्विसेज कमांड अंडमान निकोबार, स्ट्रेटेजिक कमांड फॉर न्यूक्लियर वेपन्स अग्नि 5 और अब आने वाली है अग्नि 6, अपकमिंग साइबर एंड स्पेस कमांड. उम्मीद करते हैं ये बहुत जल्दी हो जाए तो भारत की सेनाओं को समेकित तरीके से दुश्मनों से निपटने में बहुत आसानी हो सकती है. Possible questions. Explain the concept of a Chief of Defense Staff. What are the roles and responsibilities for such a position? Chief of Defense Staff अर्थात रक्षा स्टाफ प्रमुख पद का महत्व समझाते हुए उनके कार्यों पर प्रकाश डालिए. What has held the political establishment in India back from creating a CDS post for defense forces so far? आज तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था ने इस पद की निर्मिति क्यों नहीं की? I hope the topic is totally clear to you now. Keep checking our Bodhi Bhasha website, easy, spontaneous and practical way of learning English, bhasha.bodhibooster.com. सरल, सहज, उपयोगी पद्धति से अंग्रेजी सीखने का हमारा पोर्टल. Remember to use the playlist, the Shrutis and the content PDF downloads. For deeper learning, most welcome to enroll in Bodhi Booster Premium Service. सब कुछ हिंदी में समानांतर उपलब्ध. And this is how we are totally different from others. We hope over the next few weeks and months you develop a very strong handle on all these issues. आज का PDF अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाते चलिएगा news.bodhibooster.com साइट से. आज के लिए बोधि समाचार संक्षिप्त वसार गर्भित में इतना ही. शीघ्र आपसे फिर भेंट होगी. That's all we have for you today in precise and time saving Bodhi news. We will meet soon again. Namaste. Jai Hind.